हेलो दोस्तों, अजय सर की ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 6 गणित विषय की इकाई 3 पूर्णांक अभ्यास 3A के बचे हुए शेष प्रश्नों को सरल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली प्रश्नावली में हमने प्रश्न संख्या 5 तक के सभी प्रश्नों को सरल कर लिया था। आइए अब हम प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी हुई सीधी रेखा संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं। देखिए ये सीधी रेखा खींची हुई है, खड़ी हुई। ये कह रहे हैं कि पूर्णांकों को ऐसे खड़ी सीधी रेखा के ऊपर भी दिखाया जा सकता है, जिस पर ऊपर की दिशा को धनात्मक तथा नीचे की दिशा को ऋणात्मक माना जाता है। इसमें ऊपर की दिशा धनात्मक होती है और नीचे की दिशा ऋणात्मक होती है। पार्श्वांकित संख्या रेखा देखिए, मतलब चित्र में जो संख्या रेखा दिखाई गई है उसे देखिए और निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए सबसे पहले ये संख्या रेखा को ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें ये जो बिंदु है ये है बिल्कुल मध्य बिंदु 0 यानी कि 0। अब इससे ऊपर की जितने भी बिंदु हमें दिए गए हैं ये धनात्मक हैं, इनके ऊपर गिनती लिख लीजिए। ये है +1, ये है +2, अगला है +3, फिर उससे अगला है +4, उससे अगला है +5, फिर आगे है +6 और सबसे लास्ट में +7। ऐसे ही नीचे की तरफ के हो जाएंगे -1, -2, -3, फिर हो जाएगा -4, फिर -5, -6, -7, -8। इस तरीके से ही चलता रहेगा। अब हमसे कहा क्या गया है, एक बार प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। कह रहे हैं पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर भी दिखाया जा सकता है, मतलब पूर्णांकों को इस तरीके से खड़ी रेखा के ऊपर भी दिखा सकते हैं, जिस पर ऊपर की दिशा को धनात्मक, मतलब ऊपर की तरफ जो होगा वो धनात्मक होंगे और नीचे की दिशा को ऋणात्मक माना जाता है और नीचे की तरफ की संख्याओं को माइनस वाली संख्या माना जाएगा। फिर पार्श्वांकित संख्या रेखा देखिए, मतलब चित्र में जो संख्या रेखा दिखा रखी है उसे देखिए और निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और ये जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं इन सब के हमें उत्तर देने हैं। आइए प्रश्न संख्या कह रहे हैं ए बिंदु प्लस का 7 है, मतलब प्लस के 7 पर ए बिंदु है, तो कौन सा बिंदु माइनस के 7 है। अब इस चित्र को ध्यान से देखिए, -7 ये रहा यहाँ पर और इसके सामने कौन सा बिंदु लिखा है, ई। तो इसका मतलब हो गया इसका जवाब आएगा -7 बिंदु होगा ई। चलिए अगला देखिए, कह रहे हैं बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है। बिंदु बी देखिए, ये कह रहे हैं बिंदु बी कहाँ है, ये रहा। ये किस पूर्णांक को दिखा रहा है, ये दिखा रहा है -3 को। तो इसका मतलब हुआ बिंदु बी -3 को दिखा रहा है। अब तीसरा प्रश्न है बिंदु बी का विपरीत बिंदु बताइए, मतलब बी अगर -3 पर है तो उसका विपरीत +3 पर हो जाएगा। कह रहे हैं कि बताइए +3 पर कौन सा बिंदु है। ध्यान से देखिए, +3 पर है सी, तो यहां पर हो जाएगा इसका जवाब सी। अगला देखिए, अगला है बिंदु डी के और एल से निरूपित पूर्णांक लिखिए, मतलब बिंदु डी कौन सा पूर्णांक दिखा रहा है। ध्यान से देखिए, डी दिखा रहा है +5, ये रहा। उसके बाद के कौन सा बिंदु है, वो है -5 और एल कौन सा बिंदु है, +6। आइए इन सभी को नोट कर लेते हैं। डी के बाद आता है के दिखा रहा है कौन सा बिंदु, -5। और फिर पूछा गया है एल दिखा रहा है
प्लस के 6। यही हमसे पूछा गया है कि बताइए ये डी बिंदु, के बिंदु और एल बिंदु कौन कौन से पूर्णांकों को निरूपित कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, बिंदु डी, के और एल के विपरीतों को बताइए। मतलब डी का विपरीत कौन सा है, के का विपरीत कौन सा है और एल का विपरीत कौन सा है। हम लिख लेते हैं डी, के, एल। आइए इनके विपरीतों को ढूंढते हैं। डी का विपरीत से मतलब है डी जिस पूर्णांक को प्रदर्शित कर रहा है उसी पूर्णांक के विपरीत चिन्ह वाला। देखिए डी है प्लस के 5, तो उल्टा हो जाएगा माइनस के 5। माइनस के 5 पर तो के लिखा है, इसका मतलब डी का विपरीत हो जाएगा के। अब आइए के का विपरीत इसका उल्टा डी हो जाएगा। अब आइए एल तो प्लस का 6 है और यहां पे नीचे माइनस का 6, उस पर लिखा गया है एम। ध्यानपूर्वक देखिए, डी का विपरीत पूछा है, डी है 5 नंबर पर प्लस के 5, तो हमें उसका विपरीत मिलेगा -5 पर। के का विपरीत, पहले के देखिए कहाँ है, ये तो -5 पर है, तो इसका विपरीत मिलेगा प्लस के 5 पर, वो ये रहा। एल कहाँ है, प्लस के 6 पर है, इसका विपरीत कहाँ मिलेगा, -6 पर। -6 पर तो एम है। इस तरीके से हमने प्रश्न संख्या 6 को सरल कर दिया है। आइए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, निम्नांकित के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। मतलब ये हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों में जैसे -2 और +3, इन दोनों के बीच में जो पूर्णांक आते हैं हमें उनके बारे में इन्हें बताना है। इसकी सुविधा के लिए मैंने नीचे की तरफ संख्या रेखा बनाई हुई है और संख्या रेखा पर सबसे पहले मैं अंक निरूपित कर देता हूं, जिससे हमें इस कार्य को करने में आसानी हो। यहां से मैं लिखना शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं लिखता हूं -8, फिर -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, फिर 0, फिर +1, फिर +2, फिर +3, फिर +4, +5, +6 और +7। इस तरीके से मैंने संख्या रेखा पर सबसे पहले ये निरूपण कर दिया है। अब आइए हमसे प्रश्न पूछा क्या गया है उसे देखते हैं और उसका आंसर लिख लेते हैं। पहला प्रश्न है -2 और +3 के बीच के सभी पूर्णांक। मतलब -2 ये रहा, प्लस का 3 ये रहा। -2 और प्लस के 3 के बीच में कौन कौन से पूर्णांक आते हैं वो लिखने हैं। चित्र को देखते रहिए और आंसर लिखते रहिए। -2 ये है यहाँ पर, इसके इधर आएगा -1, 0, +1, +2 और +3 तो हमें दिया हुआ ही है। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा -1, 0 और +1, +2। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कह रहे हैं 0 और 6 के बीच। अब 0 तो हमारा ये रहा और 6 में कोई चिन्ह लगा हुआ है नहीं, तो वो प्लस का 6 माना जाएगा, ये रहा। अब 0 और 6 के बीच में कौन कौन सी संख्या आती हैं वो हमें लिखनी है। वो है 1, 2, 3, 4, 5। 0 और 6 के बीच में ये 5 संख्याएं आती हैं। अब आइए -4 से +4 के बीच। -4 हमारा ये रहा और +4 हमारा ये रहा। तो इन दोनों के बीच में जितनी भी संख्याएं ये आई हुई हैं, ये सारी संख्याएं हमें लिखकर दिखानी हैं। सबसे पहले -3, फिर -2, फिर -1, उसके बाद है 0, उसके बाद है 1, उसके बाद फिर 2, उसके बाद फिर 3। ये संख्याएं आई हुई हैं। अब आइए -5 और +2। -5 देखिए कहां पर है, -5 ये रहा और +2 ये रहा। तो -5 और +2 के बीच में ये संख्याएं आई हुई हैं,
यही हमें लिखकर दिखानी है। माइनस का 4, माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस का 1, उसके बाद 0, उसके बाद 1। ये सारी संख्याएं हमारी इन दोनों के बीच में आई हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहा है माइनस का 3 और प्लस के 5। माइनस का 3 तो ये रहा और प्लस का 5 ये रहा। इन दोनों के बीच में जितनी भी संख्याएं आई हैं सारी संख्या लिखिए। माइनस का 2, माइनस का 1, 0, प्लस का 1। चाहे तो प्लस का चिन्ह लगाइए या मत लगाइए, दोनों का मतलब एक ही है। 2, 3, 4। अगली संख्या देखिए। माइनस का 8 और प्लस के 4। माइनस का 8 ये रहा यहाँ पर और प्लस के 4 ये रहा यहाँ पर। अब इन दोनों के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी संख्या हमें लिखकर दिखानी है। चलिए, माइनस का 7, माइनस का 6, माइनस का 5, फिर माइनस के 4, फिर माइनस के 3, उसके बाद माइनस का 2, फिर माइनस का 1, उसके बाद 0, उसके बाद है प्लस का 1, फिर प्लस का 2, फिर प्लस का 3। इस तरीके से हमने इन सभी प्रश्नों का जवाब दे दिया है। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहे हैं निम्नांकित संख्या रेखा देखिए। मतलब इस संख्या रेखा को ध्यानपूर्वक देखिए। इसकी सहायता से, मतलब इस संख्या रेखा का हमें इस्तेमाल करना है और इसकी सहायता से निम्नांकित पूर्णांकों के जोड़ों के बीच के पूर्णांकों को आरोही यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। मतलब जैसे 2 और 5 हमें ये संख्या दे रखी हैं, तो ये 2 और 5 के बीच में जितनी भी संख्या आएंगी उनको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम। अब 2 और 5 के बीच में जो संख्या आएंगी पहले तो उन्हें देख लेते हैं। देखिए, 2 है हमारा यहाँ पर और 5 है हमारा यहाँ पर। तो 2 और 5 के बीच में कौन सी संख्या आ रही है? 3 और 4। 3 और 4 को हमें आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम। पहले छोटी फिर बड़ी, दो ही संख्या आ रही थी, उन्हें हमने बढ़ते क्रम में लिख दिया। अब ध्यान दीजिए, जब हम संख्या रेखा पर उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ चलते हैं तो हम आरोही क्रम में ही चलते हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगर आप उल्टे हाथ की तरफ की संख्या से सीधे हाथ की तरफ की संख्या की तरफ चल रहे हैं तो वो क्रम जो होता है वो आरोही क्रम ही होता है। अगला सवाल है -4 और 0। तो -4 और 0 के बीच में जो संख्या है उन्हें आरोही क्रम में लिखिए। तो ये आएगी -3, -2, -1। अब आइए 3 और 8। 3 हमारा ये रहा, 8 हमारा ये रहा। तो 3 और 8 के बीच में जितनी भी संख्याएं आती हैं उन्हें लिख लीजिए। 4, 5, 6, 7। आगे आइए, अब कह रहे हैं 0 और 4 के बीच। 0 हमारा यहाँ पर है, 4 हमारा यहाँ पर है। तो 0 और 4 के बीच में जो संख्या आई है उन्हें आरोही क्रम में लिखिए। वो है 1, 2, 3। आइए अगली संख्या देखिए। -5 और माइनस के 2। -5 हमारा यहाँ पर है, ये रहा, और -2 हमारा यहाँ पर है, ये रहा। तो इन दोनों के बीच में ये दो संख्या आ रही हैं। इन दोनों संख्याओं को ही हमें लिखना है। -4, -3। आइए आखिरी प्रश्न देखते हैं। -1 और 4। -1 हमारा यहाँ पर है, ये रहा, और हमारा 4 जो है वो ये रहा। तो -1 से 4 के बीच में जितनी भी संख्या आती हैं वो सारी लिखिए। 1, 2, 3। इस प्रकार हमने इस प्रश्न का संपूर्ण हल कर दिया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये जो प्रश्न हमें दिए गए हैं इनके मान ज्ञात करने हैं।
अब इनके मानों को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये जो खड़ी रेखाएं आपको दिख रही हैं, आपको इनके विषय में जानकारी होना बेहद जरूरी है। किसी भी संख्या के दोनों साइड में जब इस प्रकार की रेखा खींच दी जाती है, तो इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू का चिन्ह कहते हैं। इसको बोलते हैं निरपेक्ष मान। इंग्लिश में इसको एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है इन दोनों खड़ी रेखाओं के बीच में जो भी संख्या आई हुई है, उसका मान हमेशा संख्यात्मक लिया जाता है। संख्यात्मक का मतलब अंदर जो संख्या आई हुई है, संख्या ही ली जाएगी, उसका चिन्ह नहीं लिया जाएगा। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, इन दोनों सीधी रेखाओं के बीच में जो संख्या लिखी हुई है, चाहे वो माइनस की हो, चाहे वो प्लस की हो, हमेशा उसे प्लस में ही लेना है। हमें पॉजिटिव ही उस संख्या को लेना है। इसके ऊपर भी मैंने पूरी अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू का पूरा अलग से टॉपिक है। आइए इसका निरपेक्ष मान निकालना है। इन खड़ी लाइनों का मतलब समझिए, इसके अंदर जो भी संख्या दी गई है, चाहे वो प्लस में हो, चाहे वो माइनस में हो, उसका मान हमेशा प्लस में ही आएगा। इसका आंसर आएगा 13। इसी तरीके से इसका आंसर लिखेंगे, यहां तो पहले से ये प्लस में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। इसका आंसर हमें लिखना है, चाहे तो हम इसे ऐसे करके लिख सकते हैं, इस तरीके से दो खड़ी लाइनें खींच के, का निरपेक्ष मान बराबर 37। इस तरीके से अगर हिंदी में भी लिखना चाहें तो लिखा जा सकता है, का निरपेक्ष मान बराबर 0। ऐसे ही इसका लिखना चाहें तो इसका 47 ही आ जाएगा, और इसका लिखना चाहें तो इसका 101 ही निरपेक्ष मान आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, दो खड़ी रेखाओं के बीच में जो संख्याएं दी जाती हैं, इन संख्याओं का आंसर निकालने के लिए केवल हम उनके संख्यात्मक मान को ही लेते हैं। इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। आइए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका में सत्य या असत्य कथनों की पहचान कर लिखिए। मतलब ये जो प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों में हमें देखना है कौन सा प्रश्न सत्य है और कौन सा असत्य है। पहला पढ़िए, सबसे छोटी पूर्णांक शून्य है। मतलब सबसे छोटा जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक में तो प्लस में भी संख्याएं आती हैं, माइनस भी आती है और जीरो भी आती है। इसका मतलब सबसे छोटी संख्या जीरो तो हो ही नहीं सकती। तो ये जो कथन इन्होंने दिया है, ये है असत्य। अगला, शून्य का विपरीत नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। विपरीत होने का मतलब जैसे कोई संख्या है प्लस की 1, तो इसका विपरीत हो जाएगा माइनस का 1। ऐसे ही अगर जीरो है तो जीरो का विपरीत तो जीरो ही होगा, क्योंकि चिन्ह ही नहीं होता। जीरो न्यूट्रल होता है, मतलब उसमें ना प्लस चिन्ह होता है ना ही माइनस का चिन्ह होता है। तो हम कह सकते हैं कि शून्य का विपरीत नहीं होता है। तो ये जो कथन लिखा गया है, ये सत्य है। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। इधर लिखा है माइनस के 17 और इधर लिखा है माइनस के 5। अब ये जो चिन्ह है, ये बड़ा और छोटा संख्या को दिखाता है। इस चिन्ह का मुंह जिस तरफ को खुला होता है, इसका मतलब उस तरफ की संख्या बड़ी होती है। अब देखिए, दोनों संख्याओं में चिन्ह लगा हुआ है माइनस का, और माइनस का चिन्ह लग जाने के बाद जो संख्या देखने में बड़ी होती है, दरअसल वो छोटी होती है। अब यहाँ पर देखने में तो 17 बड़ा नजर आ रहा है, लेकिन संख्या 17 बड़ी नहीं है, बड़ी संख्या है ये वाली। और ये संख्या अगर बड़ी है तो इस चिन्ह का मुंह भी इसकी तरफ को होना चाहिए था, जबकि इस चिन्ह का मुंह तो इस तरफ को खुला हुआ है। तो ये जो कथन इन्होंने लिखा है, ये कथन भी असत्य हो जाएगा। आइए, एक धन पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। धन पूर्णांक मतलब प्लस वाली संख्या
योगात्मक प्रतिलोम मतलब अपने ही संख्या के विपरीत चिन्ह वाली संख्या से बड़ा होता है। आइए देखते हैं। मानो प्लस के 5, ये हो गया धन पूर्णांक। अब इसका योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो वो आएगा माइनस का 5। अब सवाल ये है कि जो ये वाली जो संख्या है, ये वाली संख्या इस वाली संख्या से बड़ी है। तो देखिए, देखकर अपने आप पता चल रहा है कि प्लस वाली तो माइनस वाली से हमेशा बड़ी होगी। तो ये कथन जो इन्होंने दिया है, ये कथन सत्य है। इसका मतलब धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से हमेशा बड़ी होती है। अगला प्रश्न देखिए, एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। अब बात इसकी उल्टी पूछी, मतलब माइनस वाली संख्या क्या अपने विपरीत उल्टे चिन्ह वाली यानी प्लस वाली संख्या से बड़ी होती है? माइनस वाली संख्या तो कभी भी प्लस वाली संख्या से बड़ी नहीं होगी। तो ये बात जो इन्होंने कही है, ये बात असत्य है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य होता है। शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य होता है। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि जो संख्या हमें दे रखी है उसमें कितना जोड़ दिया जाए कि जोड़ने के बाद आंसर वही संख्या आ जाए। मतलब जीरो में कितना जोड़ें कि जीरो ही आए। तो सीधी सी बात है, जीरो ही जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य ही होता है। तो ये बात एकदम सही है। इसका जवाब हुआ सत्य। आशा करते हैं आपको ये सभी प्रश्न सरल करने समझ आ गए होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।